Good morning, students. History, Lesson 1, The Rise of Nationalism in Europe. Now, our topic is New Conservatism after 1815. 1815 में क्या हुआ था? नेपोलियन जो था वो हार गया था। बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, उसमें नेपोलियन की हार हो गई थी। इसमें कि अब क्या था, कंजर्वेटिव्स जो थे वो क्या चाहने लगे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें क्या किया जाए, सभी चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए, लेकिन क्या है, जितनी भी चेंजेस जो थी वो नेपोलियन ने की थी उसके अकॉर्डिंगली उन चेंजेस को साथ के साथ प्रिजर्व करके रखा जाए. Believed that established institutions of the state and society should be preserved with the changes initiated by the Napoleon. In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Persia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. ठीक है, 1815 में क्या था कि जो 4 पावर्स थी, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था. अब वो क्या हुआ, उसके बाद उसको हराने के बाद वो वियना में मिले और वहाँ पर आकर उन्होंने पूरे यूरोप जो कॉन्टिनेंट था उसकी सेटलमेंट्स कैसे करनी थी उसके बारे में डिस्कशंस की. द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच. द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815. उस समय में क्या किया गया, एक ट्रीटी जो थी 1815 में वियना में साइन की गई. ट्रीटी क्या होती है? एक संधि, एक समझौता जो होता है वो साइन किया जाता है. वो ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी, जिसमें क्या था कि बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस. बॉर्बन डायनेस्टी जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी नेपोलियन के समय में, उसको बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. जो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था उस समय में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. उसको दोबारा से उसकी पावर्स को रिस्टोर किया गया, उसको दोबारा पावर्स में लाया गया. अ सीरीज ऑफ स्टेट्स क्रिएटेड ऑन द फ्रेंच बाउंड्री फॉर प्रिवेंटिंग फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर. जो फ्रांस था उसके बॉर्डर पर बहुत सारी स्टेट्स जो थी वो बनाई गई, जिसमें क्या है कि फ्रेंच एक्सपेंशन जो है अगर भविष्य में उसको और एक्सपैंड करना पड़े तो किया जा सके. जर्मन कन्फेडरेशन वॉज फेल्ट अनटच्ड. अब क्या थी कि जो बहुत सारी स्टेट्स जो थी उनको अलग से पावर्स दी गई, लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन थी जिसमें 39 स्टेट्स थी उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया गया, उसको ऐसे का ऐसे ही रहने दिया गया. जो कि नेपोलियन के समय में थी वो वैसे की वैसे ही रही थी. मेन इंटेंशंस was to restore the monarchies that had been overthrown by the Napoleon. अब क्या था, उनकी मेन इंटेंशन क्या थी कि वो उन मोनार्कीज को दोबारा से रिस्टोर करें, दोबारा से पावर में लाए जिनको कि नेपोलियन ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था. और क्या था कि कंजर्वेटिव रिजीम्स सेटअप इन 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. 1815 का जो समय आया उस समय क्या था कि एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, तानाशाही की सरकारें आ गई, जिसमें क्या था कि वो बिल्कुल भी लोगों से वो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करते थे कि कोई उनको क्रिटिसाइज़ करे, कोई भी उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं उनके ऊपर कोई क्वेश्चन उठाए. Most of them imposed censorship law to control what was said in the newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom. अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने क्या कर दिया कि जो मीडिया था, जैसे न्यूज़पेपर्स, बुक्स वगैरह थी, उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी, रोक लगा दी कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी जो था वो नहीं छाप सकते थे, और जिस वजह से प्रेस का फ्रीडम जो था बिल्कुल ख़त्म हो चुका था. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रेवोल्यूशनरीज. रेवोल्यूशनरीज क्या थे? To be the revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. रेवोल्यूशनरीज कौन थे? जो वियना की ट्रीटी साइन की गई थी उसके बाद जो लोग उसके अगेंस्ट चलना चाहते थे, जो एक रेवोल्यूशन करना चाहते थे, जो कि क्या चाहते थे, मोनार्कियल गवर्नमेंट से उनको अपोज करना चाहते थे, उनको ख़त्म कर देना चाहते थे, उनके लिए दोबारा से उन्होंने एक रेवोल्यूशनरीज की एक तरह के ग्रुप बनाया जिसमें कि वो फाइट करना चाहते थे, जिससे कि उनकी लिबर्टी और फ्रीडम जो है दोबारा से उनके पास आ सके.
जिसके लिए क्या था, सबसे बड़ा एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था गुज़ुप्पी मैज़िनी। उसने जो कि 1807 में बॉर्न हुआ था, उसका बर्थ हुआ था, और वो एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गया था, जिसमें कि एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिग्यूरिया। उसने एक रेवोल्यूशन किया था, जिसकी वजह से उसको पकड़कर जब वो भी महज 24 साल का था उसको जेल में डाल दिया गया था। और उसने क्या किया था, फाउंडेड यंग इटली इन मार्सिलीज एंड उसने जो मेन दो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, जिसमें कि क्या थी, एक यंग इटली थी जो कि मार्सिलीज बनाई थी, और एक यंग यूरोप थी जो कि उसने बेरिनी में बनाई थी। उसके बाद उसने क्या करा था, मेज़िनी बिलीव दैट द गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। उसका कहना था कि जो ये हमारे नेशंस हैं ये एक नेचुरल है, गॉड की ओर से हमें गिफ्ट है, और इसमें क्या है कि इसमें मनुष्य का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। और वो क्या चाहता था कि वो इटली को यूनिफाई करना चाहता था, इटली को इकट्ठा करना चाहता था। उसकी मेन इच्छा यही थी कि वो इटली को एक बार यूनिफाई कर दे। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1840। अब क्या था कि रेवोल्यूशंस जो थे दोबारा से नए तरीके से स्टार्ट हो गए। इन जुलाई 1830 बॉर्बन किंग्स ऑफ फ्रांस वर ओवरथ्रोन एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज एस्टेब्लिश्ड। 1830 में पहले क्या हुआ था, ये 1830 से लेके 1848 तक के जितने भी इवेंट्स हुए हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। 1830 में जो बॉर्बन किंग्स थे फ्रांस के, उनको क्या कर दिया गया, उनको वहाँ से हटा दिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी वो बना दी गई। बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द नीदरलैंड्स। और जो बेल्जियम था उसको कहाँ से अलग कर दिया गया, यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड से उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया। और एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग among the educated elite across the Europe was the Greek War of Independence. Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. ग्रीक्स जो था वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। और क्या किया गया कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो पूरे यूरोप में शुरू हो गई थी। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल recognized Greece as an independent nation. The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war. जो एक इंग्लिश पोएट था लॉर्ड बैरन, उसने क्या किया, फंड्स इकट्ठा किए और फिर वो युद्ध लड़ने के लिए गया। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। 1824 में उसकी बुखार की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। उसमें क्या था, ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन जो था वो बना दिया गया। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब कुछ लोगों ने क्या कहा कि केवल युद्ध जो है उससे ही क्या है कि नेशनलिज्म की भावना जो है वो नहीं आ सकती। उसको लाने के लिए क्या करना चाहिए, कभी कभी हमें अपने कल्चर, ड्रामा, म्यूज़िक, सॉन्ग्स, इनकी भी हेल्प लेनी चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जो है वो जागृत हो सके। और उसके लिए क्या किया गया, पॉलिश लैंग्वेज जो थी उसको एज अ सिंबल यूज़ किया गया। the emphasis on the vernacular language and the collection of the local folklore, and not just to recover an ancient national peace spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. अब लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी डांस, ड्रामा, पोइट्री, इन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए जिससे क्या है कि लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन तक भी सिंपल लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती हैं जो डिफरेंट भाषाएं जो उस एरिया में बोली जाती हैं, उन भाषाओं में क्या किया जाए, ऐसी पोइट्री जिससे कि क्या है देशभक्ति की लोगों में भावना जागृत हो सके, ऐसी
ऐसी बातों को बोला जाए जिनको सुनकर कि सभी लोगों को वो बातें जो हैं वो समझ आनी शुरू हो जाएं। This was especially so in the case of Poland, which had been patronized, partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Persia and Austria. ये स्पेशली उसने कहा कि पोलैंड के लिए किया गया था, जिसको कि क्या किया गया था, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने 18th सेंचुरी में क्या किया था, उसको उसका पार्टीशन जो है वो कर दिया था, जिस वजह से ज़रूरी था कि उनके लिए ऐसे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जिससे क्या है कि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो सके और वो अपने देश को आज़ाद करवा सकें। भाषा जो थी वो उसने भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के लिए, उसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज एवरीवेयर। ठीक है, जब रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था सब कुछ, तो उस समय उन्होंने कहा कि पोलैंड से जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको बिल्कुल स्कूल्स वगैरह से ख़त्म कर दिया और वहाँ पर उसके बदले में रशियन लैंग्वेज जो है उसको इम्पोज कर दिया था। एज अ रिज़ल्ट अ लार्ज नंबर of priests and bishops who were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. अब उसके बदले में क्या हुआ, बहुत सारे जो पंडित लोग थे या जो पादरी थे उनको साइबेरिया की जेलों में डाल दिया। क्यों डाला गया? क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज में उन्होंने कुछ भी काम करने से, अपना जो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उसको उन्होंने रशियन लैंग्वेज में करने से मना कर दिया था। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। ठीक है, अब जब भी वो लोग, उसने कहा कि पॉलिश लैंग्वेज, अगर वो पॉलिश भाषा का प्रयोग करते थे तो उसको क्या माना जाता था, एक स्ट्रगल माना जाता था रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट, कि वो हम अपनी भाषा का प्रयोग करके हम ये दिखाएंगे कि हम रशियन लैंग्वेज जो है, जो रशियंस हैं, हम उनकी डोमिनेंस को स्वीकार नहीं करते। हंगर, हार्डशिप्स एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। क्या होता है, जब रिवोल्ट जो होता है वो किस वजह से होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, जब भूखमरी की स्थिति आ जाती है, जब लोगों के ऊपर बहुत सारी हार्डशिप्स हो जाती हैं अपने लिए, तो उस समय क्या हो जाता है, पॉपुलर स्ट्रगल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। द 1830s वर द ईयर्स ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन यूरोप। यूरोप में ये सबसे कठिनाइयों का समय, अगर हम इसको कहें तो आर्थिक कठिनाई, आर्थिक महामंदी का दौर था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। ठीक है, उस समय क्या है, उसने कहा कि जो 19th सेंचुरी थी उसमें पॉपुलेशन जो थी पूरे यूरोप में एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद क्या हुआ, एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हो गई, और क्या था कि जितने रोज़गार के साधन नहीं थे उतने लोग जॉब लेना चाहते थे। इसका मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो जॉब्स कम पड़ गई, लेकिन लोग जो थे वो जॉब सीकर्स जो थे वो ज़्यादा थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू लिव इन द आउट ओवर क्राउडेड स्लम्स। अब लोगों ने क्या किया, गांवों से शहरों की ओर आना शुरू कर दिया, और क्या हो गया, वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो गए। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ द चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस्ड देन ऑन द कॉन्टिनेंट। अब इसमें और दिक्कतें बहुत सारी बढ़नी शुरू हो गई कि क्या हुआ, जितने छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतों का समय आ गया, क्योंकि उनको क्या था, बहुत ही एक हार्ड कंपटीशन जो था उसको झेलना पड़ता था। क्योंकि क्या था कि उनका जो बना हुआ सामान था उससे क्या था कि जो मशीन मेड गुड्स आ जाती थी इंग्लैंड से, उनका सामान उससे महंगा होता था। इस वजह से इंडस्ट्रियल जो गुड्स थी वो ज़्यादा बिकती थी, जिस वजह से उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। This was especially so in the textile production, which was carried out mainly in the homes or small workshops and was only partially mechanized. ठीक है, बहुत सारी जो क्या था कि लोग घरों में छोटी छोटी वर्कशॉप्स में काम करके कपड़े का स्पेशली काम करते थे, जिसमें क्या था कि जब इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगी तो वो सस्ती होंगी, और जो हाथ से बना हुआ सामान होता था
वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ, द इन दोज रीजन्स ऑफ द यूरोप वेयर द अरिस्टोक्रेसी स्टिल enjoyed power, peasants struggled under the burden of the feudal dues and the obligations. The rise of food prices or a year of bad harvest led to the widespread pauperism in the town and country. अब क्या एक और किसानों के लिए दिक्कतें क्या आनी शुरू होगी का, जहाँ पर अभी भी अरिस्टोक्रेसी थी और जहाँ पर अभी भी किसानों को बहुत सारे ड्यूज़ देने पड़ते थे, जिस तरह की टैक्सेस देने पड़ते थे बहुत सारे, तो उस स्थिति में क्या हो गया कि फूड के प्राइसेस जो थे वो एकदम से राइज करके, क्योंकि हार्वेस्ट जो था वो बैठ गया, मतलब उनकी क्रॉप्स जो थी एक तरह से फेलियर गई, जिस वजह से गरीबी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। द ईयर 1848 was one such year. Food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. ठीक है, और क्या था कि जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि फूड शॉर्टेज हो गई थी, बेरोज़गारी की समस्या थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से लोग जो थे वो सड़कों पर आना शुरू हो गए थे और लोगों ने जितने भी उनके रास्ते में बैरिकेड्स लगाए गए थे उन्होंने उनको तोड़कर आगे आना शुरू कर दिया। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स above 21 and guaranteed the right to work. National workshops to provide employment were set up. अब उसके लिए क्या किया गया कि एक 21 ईयर से अबव जो लोग थे उनको वोटिंग राइट दे दिया गया और उसके बाद उनको काम करने का भी अधिकार मिल गया, जिससे क्या हुआ कि जो स्पेशल रोज़गार के लिए क्या की गई, बहुत सारी वर्कशॉप्स जो थी वो लगाई गई। अर्लियर इन 1845 weavers in Silesia had led a revolt against the contractors who supplied them raw material and gave them orders for the finished textiles but drastically reduced their payments. अब एक और लोग जो थे वो इसी विद्रोह में खड़े हो गए, जिसमें क्या था कि वीवर्स थे जो जिनको कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने रॉ मटेरियल दे दिया कि आप ये रॉ मटेरियल ले लो और इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके बाद हमें फिनिश्ड जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो है वो हमें दे दो। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने फिनिश्ड प्रोडक्ट लिया तो उन्होंने क्या कर दिया कि उसके दाम जो थे वो बहुत ज़्यादा कम कर दिए, जिस वजह से वो लोग भी क्या हो गए, विद्रोह के लिए खड़ा हो गए। इन द विलेजेस कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। इस वजह क्या हो गया कि कुछ गांव ऐसे थे जहाँ पर कि कॉटन वीविंग का काम जो था वो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब उसमें क्या हो गया कि वर्कर्स जो थे वो बेचारे बहुत ज़्यादा तंगी में आ गए, बहुत सारी दिक्कतों में आ गए और इस वजह से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि क्राउड जो थी वीवर्स की वो अपने घरों से पेरिस की सड़कों पर आ गई और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उनसे हाई वेजेस जो थी वो मांगनी शुरू कर दी, हाई सैलरीज जो थी वो मांगनी शुरू कर दी। लेकिन क्या हो गया कि उनके साथ उस समय में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया और द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विद हिज फैमिली टू द नेबरिंग विलेज। और क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ जब उन्होंने बुरा व्यवहार कर रहे थे तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उनको भी जो वो एरियाज थे उनको छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। इस वजह से क्या आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो गया, इस समय विद्रोह के लिए बहुत सारे लोगों में क्या होगी, बेरोज़गारी की समस्या आ गई थी, भोजन की समस्या आ गई और क्या है कि पेमेंट जो मिलती थी कॉन्ट्रैक्टर्स से उसके बारे में बहुत सारी समस्याएं जो थी वो खड़ी हो गई थी, जिस वजह से ये रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हो गया।